हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को ओ सदा नीरा पाठ का हिंदी अर्थ बताऊंगा। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अर्थ बताया था, तो आज मैं इसी पाठ का जो है पार्ट 2 संपूर्ण हिंदी अर्थ का भाग लेकर के आया हूँ मैं। तो जितना हम लोग हिंदी अर्थ पढ़े थे उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों में से जो लोग भी इस पाठ का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, ताकि आप लोगों को जो है ओ सदा नीरा पाठ जो है शुरू से समझ में आ सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस के अपडेट आप लोगों तक पहले मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं अपने ओ सदा नीरा पाठ के आगे अर्थ में। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे गांधी जी जो थे, जब चंपारण गए थे तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो तो ठीक करना सही है, ठीक करना है, लेकिन आर्थिक स्थिति को ठीक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने चंपारण के 3 जगह पर 3 गाँव में बड़हरवा, मधुबन, भितिहरवा, इन 3 जगहों में उन्होंने आश्रम विद्यालय स्थापित किए और उन आश्रम विद्यालय में अलग-अलग जो है कार्य करने वाले लोगों को वो नियुक्त किए थे। तो यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को, जिससे शिक्षा संबंधित उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है। मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नापा-तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया, क्योंकि मैं तो पुरानी लीक से हटकर चल रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूँ। मैं वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो लेखक बोलते हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूँगा। मतलब कि जो हमारे गांधी जी हैं, जब 3 जगहों पर आश्रम विद्यालय स्थापित कर दिए, तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि इन विद्यालयों का उनके द्वारा खोले जाने का आदर्श क्या था? तो गांधी जी जो है पत्र में ये लिख करके वहाँ के अंग्रेज कलेक्टर को संबोधित करते हैं कि उनके द्वारा जो स्कूल स्थापित किया गया है, तो उसमें जो पाठ्यक्रम है वो नापा-तुला पाठ्यक्रम नहीं है। जो पुराने घिसा-पिटा पाठ्यक्रम है, पुराने तरीके की शिक्षा पद्धति है, उसको वो नहीं अपना रहे हैं, या वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है उसको वो नहीं अपना रहे, क्योंकि उस पद्धति को ये खौफनाक मान रहे हैं। उस पद्धति को ये इसलिए अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहा है, बच्चों को बुद्धि का विकास नहीं कर रहा है। वो वर्तमान शिक्षा पद्धति उनको बौना बना रहा है। तो इसलिए गांधी जी जो थे वो इन पद्धतियों के हट करके जो है उन्होंने क्या किया कि इससे बचने का कोशिश किया और अपने तरीके से जो है शिक्षा की व्यवस्था की। गांधी जी ये भी कहते हैं कि मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और जो चरित्र जिनका जो है निष्कलुष हो, मतलब जिनका चरित्र जो अच्छा हो, बेहतर हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे वैसे पुरुष और महिला से शिक्षा प्राप्त करें जो सुसंस्कृत ना हो और जो है मतलब कि संस्कार उनमें ना हो, जिनका चरित्र बढ़िया ना हो, वैसे लोगों से शिक्षा वो प्राप्त करेंगे तो बच्चे भी गलत रास्ते पर जाएँगे। तो गांधी जी जो है अपना मुख्य उद्देश्य यही मानते हैं कि बच्चे वैसे पुरुष और महिला से संपर्क में आए जो अच्छे हो, चरित्र जिनका अच्छा हो। फिर आगे कहते हैं कि मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ, अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। कुछ ही समय के लिए सही, गांधी जी इन आदर्शों को भितिहरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। मतलब कि यहाँ पर गांधी जी ये चाहते थे कि जो बच्चे पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, तो उनको फ्रीडम होगा, आज़ादी होगा कि वो अपने जो है ग्रामीण जीवन को भी मतलब कि परिष्कृत करें, फैलाएँ। तो वो क्या करें कि स्कूली शिक्षा तो प्राप्त करें, शिक्षा लें, लेकिन जो उनका वंशानुगत व्यवसाय है, उसको भी मतलब वो छोड़े नहीं। वो मतलब कि कुछ बच्चों का अगर मन करेगा कि वंशानुगत व्यवसाय करें तो करेंगे, लेकिन वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसमें क्या करेंगे कि कुछ परिष्कृत करके यानी परिवर्तन करके, जैसे खेती है, तो पुराने लीक से खेती का कार्य छोड़ करके
वो नए तरीके से खेती कार्य करेंगे, तकनीकों को अपना करके। तो ऐसा गांधी जी चाहते थे। तो वहीं अपने जो आदर्श थे गांधी जी, वो भितिहरवा में कार्यान्वित करने का उन्होंने कोशिश किया। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है कि उसी भितिहरवा में मैं पहुंचता हूँ। मतलब लेखक जब सन 1962 में, जो हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी है, गए थे चंपारण में, तो भितिहरवा में ये पहुंचते हैं। और हमारे जो लेखक है वो कहते हैं कि और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहाँ मौजूद थे कौन? पुंडलिक जी। कौन मौजूद थे? तो पुंडलिक जी। तो पुंडलिक जी क्या थे? तो एक शिक्षक थे। क्या थे पुंडलिक जी बाबू? तो एक शिक्षक थे, याद रखना। यही तो एक आश्रम विद्यालय में मतलब कि बच्चों को पढ़ाए थे। तो वही कह रहा है कि जब लेखक 1962 में चंपारण गए और वहाँ के भितिहरवा आश्रम में गए, भितिहरवा गाँव में गए, तो भाग्य से जो है इनकी मुलाकात पुंडलिक जी से हो जाती है। और कह रहे हैं कि सन 1917 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए। मतलब कि जो हमारे पुंडलिक जी थे वो तो शिक्षक थे, तो उनको गांधी जी कहाँ से बुलाए? तो बेलगांव से बुलाए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी ने जो है पुंडलिक जी को बेलगांव से बुलाया था भितिहरवा आश्रम में रह करके बच्चों को पढ़ाने के लिए और वहाँ के लोगों के दिलों से भय को, डर को दूर करने के लिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिला से निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते हैं। उनके शिष्य भी मौजूद है, वृद्ध हो चले हैं, किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज़ साक्षी है उस अग्निशिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन के बंध जाना मंजूर किया। मतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुंडलिक जी जब भितिहरवा आश्रम में आए थे गांधी जी के समय में, तो वो केवल 1 वर्ष यहाँ पर रहे, बच्चों को पढ़ाए और ग्रामवासियों को दिल से अंग्रेजों के प्रति भय को दूर करने का कोशिश की है। लेकिन फिर क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो है या अंग्रेज सरकार इन्हें क्या किया, वहाँ से बाहर निकाल दिया। मतलब वहाँ से इनको निकाल दिया कि आप यहाँ पर नहीं रहिएगा। तो जब पुंडलिक जी वहाँ से चले जाते हैं, तो कहा जा रहा है कि हर 2-3 साल पर जो है वो यहाँ पर आते थे, यहाँ के लोगों से मिलते थे, जिन बच्चों को ये पढ़ाए थे उनसे मिलते हैं, जो कि आज अब वृद्ध हो चुके हैं। और पुंडलिक जी भी जो स्वयं वृद्ध हो गए हैं, तो उनका जो शरीर, तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ एकदम मजबूत शरीर, उनका जो दबंग आवाज़, आज भी लेखक कह रहे हैं कि वो वैसे ही है। इसके बाद लेखक कहते हैं पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहाँ बैठकर गांधी जी काम करते थे। यानी जब हमारे लेखक जो है जब मिले पुंडलिक जी से, तो पुंडलिक जी उनको जो है गांधी जी का कमरा दिखाया जहाँ पर गांधी जी बैठकर काम करते थे। वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, एक मठ के निकट एक आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रय देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जो है जगह दी। यानी जो लेखक बता रहे हैं पुंडलिक जी उनको बताएं कि जब उनका कमरा दिखाए जहाँ पर वो चिट्ठी लिखा करते थे, जहाँ पर उनका जो आश्रम था, तो एक मठ के नीचे था, एक मठ के पास था। और गाँव में जो है गांधी जी को जगह नहीं मिला था, आश्रय नहीं मिला था, तो इसलिए मठ के महंत जो थे, उन्होंने क्या किया था, महुए के पेड़ के नीचे गांधी जी को जगह दिया था, तो वहीं पर ये आश्रम अपना स्थापित किए थे। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है कि गांधी जी को जो है शरण किसने दिया? तो मठ के एक महंत ने। कहाँ रहते थे? तो महुए के पेड़ के नीचे रहते थे। ठीक ना? इसके बाद कहा जा रहा है कि गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला भी दिया। ये भी बात याद रखना है। याद रखना है आप लोगों को कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने। बाद में वो खपरेल का भवन बना जो अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती। गांधी जी प्राय बेतिया और मोतिहारी में रहते थे। यानी इस मतलब भितिहरवा आश्रम को जो मठ के महंत ने जगह दिया था, वहाँ पर आश्रय दिया रहने के लिए गांधी जी को, तो एमन साहब के कर्मचारी ने उसको जलवा दिया। कर्मचारी के जो मतलब कि एमन साहब के जो कर्मचारी थे वो लोग इसको जला दिए। फिर जो बाद में इसको फिर से अच्छा बनाया गया, खपरेल का मकान बनाया गया, जो आज भी लेखक कह रहे हैं कि कुछ मौलिक अवस्था में मतलब आज भी जो ठीक-ठाक है। और उसी आश्रम में कस्तूरबा, फिर उसके बाद जो डॉक्टर देव, ये सभी लोग रह करके, पुंडलिक जी थे वहाँ पर, सभी लोगों ने लोगों के दिलों से भय को दूर करने का कोशिश किया और वहाँ के कार्यकर्ताओं का जो कस्तूरबा गांधी थी, वो देख-रेख भी कर रही थी। इसके बाद कहा जा रहा है पुंडलिक जी के बारे में कि पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले जो पुंडलिक जी ने सन 1917 के अपने रोचक अनुभवों की कथाएँ भी सुनाई।
यानी लेखक जब पुंडलिक जी से मिले तो और उनके जो 2-4 शिष्य भी मिले उनसे, तो लेखक को पुंडलिक जी अपने समय का कहानी इनको सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। क्या कथा रहता है? तो वो कहते हैं कि एक दिन इमाम साहब उनके आश्रम में आए। कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उनके घोड़े की लगान पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगान पकड़ने नहीं जाऊँगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, और वही निर्भीकता उन्होंने गाँव वालों को दी। निर्भीकता मतलब बाबू याद रखना आप लोगों को कि जो निडरता होता है, यानी निडर बिना डरना। तो मतलब कि जो निडरता का सीख था पुंडलिक जी गांधी जी से सीखे थे, तो वही कह रहे हैं कि मैंने गांधी जी से सीखा निर्भीकता, और वही निर्भीकता मैं गाँव वालों को भी दिया। इसके बाद कहते हैं कि चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का भी नर्तन देखते हैं, तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिसकी छाया में हमारे अगणितीय देशवासी इन ग्रामीण अंचलों में कायाकल्प रहते थे। गांधी जी ने उस दुर्भेद अंधकार को चीर दिया। यानी पुंडलिक जी जो है लेखक हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी को यही बताते हैं कि जब मैं भितिहरवा में था, आश्रम में था, तो वहाँ पर एक दिन जो है वो अंग्रेज साहब जो मेरे से मिलने आए थे, तो वो लोग का नियम कानून ये था कि जिसके यहाँ वो मिलने जाएँगे, तो उस घर का मालिक जो आकर के इनके घोड़े के लगाम को पकड़ेगा, इनसे बातचीत करेगा। तो लेकिन हमारे जो पुंडलिक जी थे, वो इस सब चीज़ को नहीं मानते थे, इसका विरोध करते थे। वो एमन साहब या कोई भी अंग्रेज साहब आया इनसे मिलने, तो वो ये बोले कि मैं किसी का लगान पकड़ने या किसी से मिलने नहीं जाऊँगा। मेरे पास वो आए हैं तो वो मेरे पास आकर के मुझसे मिलेंगे। तो ये निडरता था उनमें, और ये निडरता जो है गांधी जी से वो सीखे थे, और यही चाहते थे कि यही निडरता सभी गाँव वालों में पनपे ताकि अंग्रेज़ों के चंगुल से ये मुक्त हो जाए। और ये ऐसा हुआ भी, और आगे जाकर के हमारा देश भी आज़ाद हुआ। फिर इसके बाद जो है कहा जा रहा है लेखक के द्वारा, किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदयंगम नहीं कर सका। यानी कहने का मतलब जो है गांधी जी का एक दूसरा सीख भी था, जिसको जो है गांधी जी का कह रहे हैं कि मतलब पुंडलिक जी का एक दूसरा सीख भी था, जिसको जो है शिक्षित समाज जो है अपने हृदय में नहीं बसा सका। आगे कहा जा रहा है कि मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिससे तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी ना हो। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे। उनके पास तरह-तरह के अखबारें आती अतिरंजनापूर्ण। आजकल का ज़माना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते। किंतु गांधी जी हर बात को तौलते, स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते। यानी कि जो हमारे गांधी जी हैं, उनके बारे में लेखक कह रहे हैं कि उनका जब वो कमरे में गए, उनके जो मेज़ को देखे, जहाँ पे वो चिट्ठियाँ लिखा करते थे, तो उनके पत्र को लेखक बोल रहे हैं कि मैंने पढ़ा, और उसमें जो वाक्य लिखा था, वो ऐसा वाक्य नहीं लिखा था कि जिसमें मतलब कि कोई पूरी जानकारी ना उसमें लिखी हो। जैसे आजकल के लोग क्या करते हैं कि उनको पूरा जानकारी मालूम नहीं होता है, और वो कुछ भी लिख देते हैं, समाचार पत्रों में कुछ भी छाप देते हैं, अपना जो है टीआरपी के लिए या अपना जो है चैनल को बड़ा करने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि गांधी जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे, वो कुछ भी लिखते थे, तो सबका जो है सत्यापन करके, और कोई भी बात बोलते थे तो उसको माप-तोल करके, पूरा छानबीन करके। लेकिन आज के समय के लोग ऐसा नहीं करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि समाचार पत्रों में अपने इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते। किसी गाँव के से अत्याचार की खबर आती तो वहाँ जाकर वो खुद पूछताछ करते, या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू इत्यादि से जाँच कराते। असल में जब सन 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा, तो बोले, अपनी आँख से देखे बिना और इन बातों की जाँच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पहुँचूँगा। यहाँ पर क्या है, नहीं पहुँचूँगा है, ठीक ना? नहीं पहुँचूँगा। नीलहे साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते। यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का सबल था। मतलब कि गांधी जी का कहा जा रहा है कि इनका ये आचरण मतलब कि अच्छा लगा लेखक को, कि गांधी जी जो है किसी भी बात का जो है जाँच पड़ताल करके ही कुछ भी कार्य को करते थे, ठीक ना? चाहे कैसा भी काम हो, उसको जाँचते पड़तालते तब वो काम को करते। जैसे इनके पास खबर आया कि खबर मिला इनको कि जो चंपारण है वहाँ की जनता को जो है मतलब कि अत्याचार किया जा रहा है, उन पर जो है मतलब जुल्म हो रहा है। तो वो बोले कि मैं मतलब कि खुद इस चीज़ का जाँच पड़ताल करूँगा, इसके मामले को छानबीन करूँगा, तब कुछ फैसला लूँगा। तो गांधी जी का आचरण इस तरीके का था। अतः कहा जा रहा है कि
आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। मतलब लेखक लिख रहे हैं कि पहले गांधी जी जो है जांच पड़ताल करके जो है कोई भी काम पर निर्णय लेते थे, कोई भी कार्य करते थे। लेकिन आज के डेट में, आज के समय में लेखक कह रहे हैं कि बिना जांच पड़ताल किए हुए किसी पर दोषारोपण लगा दिया जाता है। आगे कहते हैं लेखक, आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार जो पत्र है एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। आज सत्य धूलि धूसरित पड़ा है, जैसे भितियारवा में आश्रम भी अपेक्षित है। कैसी है चंपारण का यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थकर टिक पाए। मतलब जो हमारे कहा जा रहा है यहाँ पर लेखक के द्वारा कि गांधी जी जब मतलब कि उनके अनुभवों को जिक्र करते हैं, गांधी जी जब चंपारण में थे या कोई किसी भी तरीके का बात होता था तो उसको देख रेख करके ही, उसके जांच पड़ताल करके ही कोई भी वो कार्य को करते थे, ठीक ना। इसके बाद जो है आगे ये भी कहते हैं कि जो इनका जो आज वर्तमान में लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो वो लोग बिना जांच पड़ताल किए दोषारोपण किसी पे लगा देते हैं, समाचार पत्रों में, गुमनाम चिट्ठियों में उसको लिख देते हैं। और जो गांधी जी के द्वारा इस तरीके का सत्य था वो क्या हो गया है आज, मतलब धूलि दूषित हो गया, यानी धूल से भर चुका है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आज वो कहीं दिखाई नहीं देता है। इसके बाद कहते हैं कि उन्होंने मतलब कि जो चंपारण में या चंपारण के जो मतलब कि कहा जा रहा है यहाँ पर कि उनके द्वारा जो है जो चंपारण की जो भूमि है, जो विस्मृति के हाथों में अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को वो सौंप चुकी है। तो गांधी निधि जो है गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बनी रही, लेकिन क्या यह कोई तीर्थ टिक पाया यहाँ पर। लेखक इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गांधी जी के द्वारा इस धरती पर जो है स्थल बनाए गए, स्मारक बनाए गए, क्या वो टिक पाई है, क्या वो टिक पाई है कि नहीं। इसी विचार पर जो है लेखक कहते हैं कि भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है, जहाँ ध्वस्त ध्वस्त जो है पड़े दो अशोक स्तंभ, एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल। पुष्ट मौर्य कला के नमूने, शायद रामपुरवा कोई बौद्ध स्थल, तीर्थ स्थल रहा हो। गंडक नदी के किनारे कोई बौद्ध स्थल है, कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, जानकीगढ़ और वैशाली। मतलब लेखक जो है जब भितिहरवा के पास रामपुरवा पे पहुँचे तो बता रहे हैं कि यहाँ कोई ध्वस्त जो है, कई ध्वस्त जो है पड़े दो अशोक स्तंभ इनको देखे। मतलब दो ध्वस्त जो है इनको अशोक स्तंभ दिखा, और एक पर बताते हैं कि सिंह का चित्र था और एक पर जो है बैल का। तो इनको ऐसा लगा कि कहीं ये मौर्य काल के बनाए हुए थे। और फिर जो है ये सोचते हैं कि शायद रामपुरवा जो है कोई बौद्ध स्थल हुआ होगा या बौद्ध तीर्थ स्थल था। और उसके बाद कहते हैं कि यहीं से गंडक नदी के किनारे जो है कई बौद्ध स्थल थे, जैसे कुशीनगर था, लौरिया था, नंदनगढ़ था, अरेराज था, केसरिया, जानकीगढ़। इस तरीके के जो है बौद्ध स्थलें ये देखते हैं। कुशीनगर बताते हैं कि गोरखपुर जिले में है, जो अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है, जहाँ गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, पूछा जाएगा कि कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है बाबू, तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो नारायणी के नाम से। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि जब नदी कई मील हट गई, भगवान बुद्ध की निर्माण शस्या की वह मूर्ति निसंदेह विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था। फिर इसके बाद लेखक कहते हैं कि जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था, वहाँ एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत किसको कहा गया है बाबू, तो गौतम बुद्ध को कहा गया। याद रखना कि गौतम बुद्ध जो थे जब अपना निर्वाण प्राप्त किए, जब उनका निधन हो गया, तो वहाँ कुशीनगर में निवास करने वाले लोगों ने उनके शरीर को क्या किया, भस्म किया था। और वहाँ जो है एक ध्वस्त स्तूप जो है खड़ा है। तथागत के भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्व तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा का बगबदूर का मंदिर जो है से किया जा सकता है। अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हो पाया। 82 फुट ऊंचा, 1500 फुट वृत्ताकार एक स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छत्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 34 शताब्दी के बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी।
थोड़ी ही दूर पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ है। मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। तो लेखक जो है मतलब चंपारण में गए, वहाँ पर गांधी जी के आश्रम विद्यालय को देखे, फिर ऐसे घूमते घूमते वो गंडक नदी उसके किनारे जो स्थल बने हुए थे बौद्ध स्थल, उसको वो मतलब देखते हैं गांधी जी। और फिर उसके बाद गांधी जी कह रहे हैं, जो हमारे लेखक थे वो देखते हैं, और फिर जो है अलग अलग जो है और तीर्थ स्थानों का वो भ्रमण करते हैं, और ये देखते भी हैं कि कई सारे स्तूपों को, मतलब कि जो स्तूप बने हुए थे उसकी तुलना वो करते हैं। तो इन सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। फिर आगे कहते हैं कि लेख भी स्पष्ट है, मतलब जो अशोक के उन्होंने कलापूर्ण स्तंभ को देखा, तो बता रहे कि उस पर लिखे गए जो लेख है वो भी क्या इनको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस लेख और उसके कुछ दक्षिण में अरेराज स्तंभ पर अंकित लेखों ने शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसके बाद बताते हैं, कहते हैं वो कि महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका आदेश है। पशु वध की मनाही की गई है। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदेशों की याद दिलाई गई है। आजकल का कमिश्नर में गगन स्पर्शी सिंह की भंगिमा और उसके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते मानो 22 वर्ष पहले के प्रतापी किंतु करुणार्ध स्वर की प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूँ। वह स्वर आज भी कितना खरा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है। लेखक ये भी कहते हैं कि जब अशोक के वो स्तंभ को देखें, तो अशोक के स्तंभ में जो लेख लिखे थे वह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसमें महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसमें वो सारी बातों को लिखा गया था। पशुवध के बारे में लिखा गया था कि उसको पशुओं को नहीं मारना है। वहाँ के जो तत्कालीन कमिश्नर थे उनके कर्तव्य आदर्शों के बारे में लेखक जो है देख करके उस चीज़ को याद करते हैं। इसके बाद कहते हैं लेखक कि लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितियरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिकनाथोरी तक जाती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि लौरिया नंदनगढ़ से एक नदी जो है कहाँ से, रामपुरवा और भितियरवा से होते हुए उत्तर में नेपाल की तरफ निकट तक जाती है, जिसको भिकनाथोरी तक जाती है, और कहा जा रहा है कि नाम है पंडई नदी। तो आप लोग को याद रखना है कि लौरिया नंदनगढ़ से होते हुए रामपुरवा और भितियरवा होता हुआ यहाँ से निकलता हुआ जो नदी है वो कहाँ जाता है, नेपाल के निकट भिकनाथोरी तक, जिस नदी का नाम क्या है, पंडई नदी। और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु, यानी जो भिक्षा शब्द से साम्य देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर हुआ, आप लोग समझिएगा कि बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि दो भागों में बढ़ गए, हीनयान महायान। उसमें भिक्खु भिक्खुनियाँ बहुत सारे हुए। तो वहीं कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध जो है नेपाल के निकट जो भिकनाथोरी था, वहाँ से जो है पंडई नदी के सहारे जो है ये भारत के जो लौरिया नंदनगढ़ हो गया, रामपुरवा हो गया, भितियरवा, यहाँ आते थे। और कई इनके जो भिक्खु भिक्खुनी हो गए वो लोग भी आते जाते थे। इसके बाद कह रहा है कि लुम्बिनी और नेपाल, कहने का मतलब जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो नेपाल से इनको बिहार आने में, जैसे भारत आने में किसका सहायता लेना पड़ता था, तो वो पंडई नदी का। इसी से जो ये यहाँ पर आते थे और लुम्बिनी नेपाल भी जाया करते थे। इसके बाद लेखक कहते हैं कि फायान और ह्वेनसांग भी इसी पथ से आए, मतलब जो फायान थे, ह्वेनसांग थे, वो लोग भी इसी रास्ते से आए, और लौरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि अनेक ऐसे ऐसे टीले हैं जो मतलब कि खुदाई की प्रतीक्षा में, उनकी अभी खुदाई नहीं हुई, कि पुरातत्ववेत्ता लोग अगर उनकी खुदाई करेंगे तो प्राप्त होगा सदियों के जो रहस्य है वो, क्योंकि वो अभी छुपे हुए हैं। इसके बाद लेखक जो है कहते हैं कि लोरिया के दक्षिण में अरेराज, और अरेराज के दक्षिण में कसरिया और फिर वैशाली है। यही तो वह पथ था जिसमें भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। यानी वैशाली में ही बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध जो है अपना अंतिम यात्रा पर गए थे, और अपनी परम प्रिय नगरी गणपति लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद तथागत का यह अंतिम दर्शन है। आनंद यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनके शिष्य थे, और गौतम बुद्ध कहते हैं कि तथागत यानी कि मेरा जो है आनंद, यह अंतिम दर्शन है। और लिच्छवी रास्ता रोक कर खड़े हो गए, बीच में नदी आ गई, तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया, और इसी वैशाली में अम्बपाली ने तथागत को अपना आम्र कानन समर्पित कर किया था। और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थकर भगवान महावीर
स्वामी का जन्म हुआ था। यानी कि हमारे जो गौतम बुद्ध थे, इस वैशाली में उनका ये अंतिम दर्शन था उनके महापरिनिर्वाण से पहले। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो उनका जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे बाबू। तो ये भी बात आप लोग याद रखना है। तो लेखक ऐसा ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महान लोग इस धरती पर आए थे, ठीक ना। इसके बाद कहते हैं कि आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है। लेखक कह रहे हैं कि आज जो जैन धर्म के लोग हैं, जैन समाज के लोग हैं, वो अपने पूर्ण धरोहर को भूल चुका है। ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटी में भैंसालोटन की महत्ता को भूल गए हैं। जहाँ हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारों के बीच गुजरती है, वहाँ मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थान। किंवदंती है कि गजग्राह की लड़ाई वहीं शुरू हुई। पंचनद नदी जो है गंडक से वहीं मिलती है। पंचनद के कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती है, वहीं शायद वाल्मीकि आश्रम है। अनेक ध्वस्त मूर्तियाँ बिखरी पड़ी है। इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा के संगम पर हरिहर क्षेत्र मिलेगा, जहाँ कहते हैं कि गजग्राह युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन हुआ था। इसके बाद लेखक कहते हैं कि वर्तमान और अतीत की आंधतहीन कड़ी है गंडक नदी। न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाए, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सके और इसलिए इसके किनारे तीर्थस्थल भी अस्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी, जिसको भैंसालोटन कहा गया है, से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारों पर ऐसे तीर्थों की मानी समाधियाँ बिखरी पड़ी है, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाए। पर गंडक तो उस श्रृंखल कन्या की तरह रही, उस श्रृंखल यहाँ पर उस श्रृंखल कन्या ही रही, जस्टिता सहोदरा गंगा का गार्भियस इसे सुहाया ही नहीं। मतलब यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि गंडक नदी जो है, मतलब कि वो इतना प्रचंड नर्तन करती है कि यहाँ के किनारे जो तीर्थ स्थल है वो टिक नहीं पाए। आगे कहते हैं लेखक कि तब अतीत की कौन सी स्मृतियाँ गंडक ने छोड़ी है। भवन नहीं है, मंदिर नहीं है, घाट नहीं है, कुछ नहीं है, सब यहाँ पर जो है ढह चुका है। आगे कहा जा रहा है कि हवाई जहाज से गंडक नदी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं, कहीं उथले कहीं गहरे, किंतु प्राय सभी सस्य श्यामला धरती रूपी गगन के विशाल अंतशा के में ठिठकी हुई बदहालियों की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल। इन तालों को कहते हैं चौर और मन। चौर उथले ताल है जिसमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल है। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है। गंडक के उस श्रृंखल नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है, मानो ये मन और चौर। मतलब लेखक कह रहे हैं कि गंडक नदी जो है अपने यहाँ की आसपास के किनारे जो तीर्थ स्थल थे उसको तो मतलब कि स्मृति को वो गवा चुकी है। गंडक नदी उसको खोड़ मतलब कि गंडक नदी जो है उसको अपने में विलीन कर चुकी है। तो लेखक प्रश्न करते तब बचे क्या। भवन नहीं है, मंदिर नहीं है, घाट नहीं, कुछ नहीं बचे। तो गंडक नदी जो कौन सी स्मृति छोड़ी है। तो वही कह रहे हैं लेखक कि हवाई जहाज से लोग देखते हैं गंडक नदी के जो दोनों तरफ अलग अलग प्रकार के जो ताल दिखाई देते हैं, कहीं उथले कहीं गहरे, तो वो ताल जो है मतलब कि सस्य श्यामला धरती रूपी जो है मतलब कि गगन पर जो है विशाल अंतस के तरह जो है ठिठकी हुई और बदहालियों की भांति जो टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ एवं निर्मल जो इनको दिखाई देती है। और ताल को जो है कहा जा रहा है कि दो प्रकार के होते हैं बाबू। पहला कौन सा होता है, तो चौर, और दूसरा होता है मन। ठीक, चौर किसको कहते हैं कि जो उठला ताल होता है जिसमें पानी ठंडा के समय और गर्मी के समय में कम रहता है, ठीक ना। और मन जो है उसको कहा गया विशाल और गहरा ताल जिसमें पानी जो है वो रहता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि बाढ़ आई, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा। पुराने पथ पर रह गए ये चौर और मन, जिनकी गहराई तल और स्पर्श पर धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई। मतलब यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जब बाढ़ आता या फिर नदी जो है अपना रास्ता बदल लेती तो क्या बचता केवल, तो बचता क्या, केवल बचता था चौर और मन। चौर क्या होता था, उतला ताल जिसमें थोड़ा बहुत पानी होता था, और मन जो है विशाल गहरा ताल तो जिसमें मतलब कि गड्ढा होता था तो उसमें पानी रहता था, तो यही बच पाता था। इसके बाद कहा जा रहा है कि वही मानस बन गई, वही याद बन गई। फिर आगे लेखक कहते ऐसा ही एक ताल है सरैया मन। बेतिया नगर से 4 मील दूरी कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुँचे एक मनोरम जंगल के किनारे। त्रयोदशी का चांद अपनी साम्राज्य फैलाए हुए था। बेतिया राज ने
इस जंगल को सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है। जंगल विभाग की ओर से सागौन, यूकलिप्टस, आम इत्यादि वन लगाए जा रहे थे। एक नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वनपथ पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुँचे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि सरैया मन ताल के पास हम लोग पहुँचे, जो बेतिया नगर से 4 मील दूर था। तो कच्ची उबड़-खाबड़ रास्ता से होते हुए हम जंगल के किनारे पहुँचे हम लोग। तो जंगल के बारे में लेखक कहते हैं कि इसके किनारे-किनारे जो है जंगल विभाग के लोग कई अलग-अलग प्रकार के वन लगाए, पेड़-पौधे लगाए। इसको सुरक्षित करके रखा जा रहा है आज वर्तमान समय में, कि जंगल सुरक्षित रहे। फिर इसके बाद लेखक कहते हैं कि विशाल ताल, बीच में द्वीप और 3 ओर जलराशि। नौका विहार को निकले। नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब खदोत बार-बार झलक दिखाकर अंतो अंतर अंतर्धान हो जाते। नौका आगे बढ़ी। सामने रजत राशि निस्सीम, बाईं तरफ द्वीप और कमल पत्र और दाएं घने वृक्ष, जिनकी छाया मानो नौका को ग्रसने को आतुर थी। बीच धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा, जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन के अगणितीय फल गिरते रहे और इस तरह सरैया मन के जल का वैधक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहा और बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घड़ों में मांगते हैं। मतलब यहाँ पर एक ऐसा मतलब कि विश्वास बन गया है कि जो ये जल था इस जंगल में और इसके किनारे किनारे जो है जामुन के पेड़ लगे हुए थे, तो अगणितीय रूप में जामुन उसमें गिरता रहता था। तो वैज्ञानिक शोध से ये पता चला कि लोग इसके पानी को पीते थे, जो उनकी बीमारी होती थी वो दूर हो जाती थी। तो अनेक जो है अंग्रेज अमीर लोग वो इसके जल को जो भर के लेके जाते थे, पीते थे। तो लेखक जब उस नदी को देखे, उस जंगल को देखने गए, तो उनके साथ जो लोग थे इनको बोलते हैं कि ये स्वास्थ्यवर्धक जल है, इसको आप पी लीजिए। फिर इसके बाद आगे क्या होता है, तो कहते हैं कि सरैया मन का जल जो स्थिर है, निबंध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। तो ये दोनों याद रखना है आप लोगों को कि सरैया मन का जल कैसा है, तो स्थिर है, और गंडक नदी का जल कैसा है, तो वो चंचल रहा है। तो ये दोनों बातों को आप लोगों को याद रखना है। जिसने इतने तीर्थ तोड़े, क्या वह कोई वरदान दे सकेगी उन असंख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिता रहे हैं। चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे, वहां एक और प्रकार की प्राचीरें जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। ये ईंटों और पत्थरों के निरूपाय खंडहर नहीं है, इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं है, लेकिन नई कुदालियों और फावड़ों की छाप, नए पुरुष की छाप है इन पर। मतलब लेखक ये कहते हैं कि जो गंडक नदी है ये सदियों से चंचल रही है, तो क्या इसने जो है तीर्थस्थल को जो तोड़ दिए, तो कोई ये वरदान दे पाएगी? वहाँ पर जो जो असंख्य मात्रा में जो लोग रह रहे हैं, जो इन घाटियों में संघर्ष कर रहे हैं लोग, वो अभाव का जो जीवन बिता रहे हैं, क्या वो ठीक हो पाएगा? तो लेखक देखते हैं कि वहाँ पर जो है आज वर्तमान समय में कई लोग जो कुदाली फावड़े की जो है मतलब कि प्राचीर दीवारों को खड़ा कर रहे हैं, उसको मरम्मत करते हुए। तो यहाँ पर लेखक यही बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो आज संघर्ष कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो प्राचीन जगह मैंने देखा, वहाँ पर जो है अब ईंटें पत्थरों का जो है जो खंडहर थे, वो खंडहर छोड़ करके अब लोग जो है क्या कर रहे हैं कि उस पर बराज बना रहे हैं, डैम बनाने का काम कर रहे हैं। तो क्या वो टिक पाएगा ये प्राचीर? उसी को लेखक जो है यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये प्राचीरें हैं गंडक घाटी योजना की नहरों के तटबंध, जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिमी नहर 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे, 68.5 मील उत्तर प्रदेश में और शेष बिहार के सारण जिले में। इसके बाद कहा जा रहा है कि पूर्वी नहर की लंबाई कितना होगा, 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के विशाल क्षेत्र की आबपासी होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस बनेगा। बैसालोसन से ये नहरें निकलेंगी और वह लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाए जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ जमीन की आबपासी इन नहरों से होगी और कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपए। तो मतलब लेखक जो है गंडक नदी के किनारे बन रहे जो डैम, जो बराज है, उसके बारे में बताते हैं कि इसकी जो लंबाई है, तो इसकी लंबाई में जिसमें 11.5 मील ये नेपाल की तरफ पड़ेगा, फिर मतलब कि
68 मील जो है उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और जो बचेगा तो बिहार के सारण जिले तक ये फैला रहेगा। इसके पूर्व की जो है लंबाई बताते हैं, लंबाई 155 मील है, जो विशाल जो है नेपाल और तिरहुत के क्षेत्र तक जाएगी। फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है पावर हाउस जो बनाया जा रहा है, भैंसालोटन से नहरें निकलेगी, जो 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है, जिस पे सड़क बनेंगी, रेल मार्ग बनेंगे। साथ ही साथ जो है इस पे जो टोटल अगर ज़मीन को देखा जाएगा तो 41.49 करोड़ लाख जो है एकड़ ज़मीन की जो है देखा गया है कि उस पे जो है ये सारे कार्य को किया जा रहा है। और इस पे खर्च कुल कितने होंगे, तो 40 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे, जो लेखक बता रहे हैं। जब ये उस समय देखने गए थे 1962 में चंपारण की धरती को, तो वहाँ पर उस समय जो है कार्य चल रहा था डैम बनाने का, बराज बनाने का। फिर कहा जा रहा है कि भैंसालोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, परमाणु विद्युत तुल्य शरीरों का जाल फैला रहे हैं। मोटर बोट गंडक के वक्षस्थल को चीरकर आगे बढ़ रही थी और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बातें समझा रहे थे। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद युग युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। ठीक ना। इसके बाद कहता है कि दैन और अभाव के ग्राह के विकराल मुंह में फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करने के लिए एक अजेय पौरुषयुक्त नारायण के विराट के रूप का निर्माण हो रहा है। ये नहरें उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं, बिजली के तारों का जाल ही तो उसका त्रातक्रांत चक्र है। और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, इन विश्वकर्माओं को, मजदूरों को, जो भगवान के इस नूतन विराट के रूप के विधाता है, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करे या ना करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योति हो उठेंगे। इसके बाद लेखक कहते हैं कि ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दिनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है। तेरी चिर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों अगणितीय तीर्थों को ठुकरा दिया, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, तो इसे ठुकरा नहीं पाएगी। यानी लेखक जो है ये बताते हैं कि गंडक नदी सदियों से जो वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए जो है, मतलब कि एक कह सकते हैं कि उनको बहुत कष्ट देती थी। ठीक ना। तो वही लेखक कह रहे हैं कि आज जो है वर्तमान समय जो यहाँ पर डैम बन रहा है, जो वहाँ पर कार्य हो रहे हैं, तो उसकी नींव जो है बहुत गहरी है। तो वही ए गंडक नदी, ओ मतलब कि सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, आप जो है मतलब संबोधित करते हैं लेखक इन नदियों के नाम से कि आप जो है अब जो ये मतलब कि पूजा स्थल मंदिर जो है प्रतिष्ठा हो रहा है आपका, उसको आप जो अब ठुकरा नहीं पाएंगे, उसकी आपकी धारा जो है अब उसको तोड़ नहीं पाएंगी। तो यही लेखक जो है वो अंत में कहते हैं। तो ये पाठ जो था गंडक नदी के बारे में था, उसके किनारे क्षेत्रों के बारे में था, और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी बताया कि गांधी जी जो है चंपारण गए थे। तो गांधी जी जब चंपारण गए थे तो उस समय चंपारण की स्थिति क्या थी, वहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, ठीक गांधी जी के विचार क्या थे, इन सारे बातों को लेखक ने जिक्र किया है। तो ये पाठ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। और आप लोगों का इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों ने इस पूरे पाठ को पढ़ा समझा, कमेंट में आप लोग बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए क्लासेस के अपडेट आप लोगों तक पहले मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।